हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ साल बढ़िया हो गया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ, जिसके हमने ट्री खत्म कर दिया। तो आज ग्राफ शुरू करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। चलो देखते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस या फिर नोट्स। ग्राफ जो होता है ना, वो कलेक्शंस होता है तुम्हारे वर्टेक्स या नोट्स का। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम्हें ट्री में बताया ना वर्टेक्स क्या होते हैं, जो ऐसे ऐसे बनते हैं वर्टेक्स, और ये क्या होते हैं, ये एजेस होते हैं तुम्हारे। ग्राफ इन्हीं सब का कलेक्शंस होता है बेसिकली, ठीक है। एग्जांपल समझो, ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मान लो कि एक मिनट, मान लो जैसे कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है। ये तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम्हारा घर, ठीक है। और ये तुम्हारे दोस्त का घर है। ये मेरा कोई दोस्त है, मान लो प्रिंस नाम है, वो प्रिंस हमारा दोस्त है। ये प्रिंस का घर है और ये तुम्हारा घर है, ठीक है। और तुमको अब जाना है प्रिंस के घर, तो कैसे जाओगे? जाहिर सी बात है सर, कोई ना कोई एक रास्ता होगा जो इस घर से प्रिंस के घर जाता है, ठीक है। होगा, एक नहीं मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं प्रिंस के घर जाने के। कि ये रास्ता हो गया, एक होता है ऐसे इधर से घूमते हुए जा, एक इधर से ऐसे घूमते 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 इधर प्रिंस के घर जाए, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, मान लो ये जो होम है ना, ये तुम्हारा वर्टेक्स है, ठीक है, या फिर नोट्स कह दो, ये जो तुम्हारा होम है, ठीक है। और ये जो रास्ते हैं ना, जो पाथ, बेसिकली जो पाथ है, ये तुम्हारा क्या है, ये एजेस हैं। इन्हीं कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है सर, ग्राफ और ट्री में तो डिफरेंस क्या है? ट्री भी तो कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स और एज होता था। तो देखो, ग्राफ में क्या होता है ना, बेसिकली ग्राफ में तुम साइकिल बना सकते हो कुछ ऐसा, बट ट्री के केस में कहीं साइकिल नहीं बनता था, ठीक है। और भी बहुत डिफरेंसेस होती हैं। जैसे तुम्हारा ट्री जो होता है वो हायरार्किकल फॉलो करता है, मतलब टॉप टू डाउन जाता है। बट ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है टॉप टू डाउन वाला। ये कहीं से भी शुरू हो जाता है, मतलब ऐसे स्क्वायर में भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकता है, चीज़ें, ठीक है। और ये भी समझ लो कि हर एक जो ट्री होता है वो ग्राफ हो सकता है, बट हर एक ग्राफ जो होता है वो ट्री नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा, फिर मैंने लिखा है अ ग्राफ कैन बी साइक्लिक एंड असाइक्लिक। इधर बी होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब कि ग्राफ जो है तुम्हारा वो साइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक भी। साइक्लिक का मतलब ये कि जैसे मान लो, जैसे ये है, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये प्रिंस का घर है, तुम्हारा पहला दोस्त। और ये मान लो किसका घर है, ये मान लो रोहन का घर है, ठीक है। ये रोहन का घर है, ये तुम्हारा प्रिंस का घर है, और ये जो तुम्हारा पहला घर है वो तुम्हारा घर है, ठीक है। चलो, तो दो साइक्लिक कहने का मतलब क्या है कि देखो, एक रास्ता इधर से जाते हुए प्रिंस के घर में जाएगा, और एक रास्ता प्रिंस के घर से होते हुए रोहन के घर आएगा, और एक रास्ता रोहन के घर से होते हुए तुम्हारे घर आएगा। तो तुम यहाँ देख सकते हो ना, यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है तुम्हारा। देखो, बीच में एक साइकिल बन रहा है। अगर तुम यहाँ से मान लो तुम चलना स्टार्ट किए कि जब तक रास्ता नहीं खत्म हुआ तब तक हम चलेंगे, ऐसा तुमने सोचा, तो तुम यहाँ से स्टार्ट किए चलना, यहाँ से गए प्रिंस के घर, प्रिंस के घर से आया रोहन के घर, रोहन से घर फिर अपने घर पे आए। लेकिन अभी भी तुमको रास्ता तो मिल रहा है ना वापस, देखो। तो तुम क्या, एक लूप में, तुम ध्यान दोगे तो एक लूप में तुम फंस जा रहे हो, ये वाले लूप में ऐसे गोल गोल घूमते रह जाओगे। इसी चीज को हम लोग कहते हैं साइकिल बोलते हैं। और जो असाइक्लिक होता है उसका मतलब कि साइकिल नहीं बनेगा। जैसे मान लो कुछ ये सीन है कि रोहन के घर से तुम्हारा घर से डायरेक्ट रास्ता नहीं है, ये वाला रास्ता है कुछ, कि रोहन का घर जो है वो आखिरी घर है, ठीक है। तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, प्रिंस के घर पे गए, प्रिंस को साथ लिया, वहां से तुम गए रोहन के घर पे। तब रोहन के घर से क्या तुम अपने घर डायरेक्ट जा सकते हो क्या? नहीं सर, क्यों? कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? देखो, ये एक साइकिल कहाँ बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाकर खत्म हो गया तुम्हारा। इसके इधर तो गए ही नहीं ना वापस। फिर हमें जाना होगा तो हम यहाँ से डायरेक्ट प्रिंस के घर जाएंगे, प्रिंस को छोड़कर फिर अपने घर जाएंगे। ये समझ में आ रही है? चलो अच्छा, थर्ड पॉइंट लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, मतलब कितने कम से कम एजेस हो सकते हैं। तो उसका फार्मूला था ना, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स -1। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि हमें अगर सारे घर को कनेक्ट करना है, और समझे, मान लो अभी ये इतने तुम्हारे ये दो दोस्त का घर था ये, ठीक है, प्रिंस रोहन। मान लो तुम्हारा और दोस्त है कोई अमित नाम का, ठीक है, और एक तुम्हारा दोस्त है मान लो रिया कोई, ठीक है, रिया, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये तुम्हारा घर है बेसिकली। तो मेरे मान लो ये घर नहीं है, ये तुम्हारे वर्टेक्स हैं, या फिर ये बोलो नोट्स हैं तुम्हारे। ये क्या है? नोट्स, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हारे कम से कम एजेस, यानी कम से कम कितने रास्ते होंगे जाने के,
तो बताओ कैसे कनेक्ट करोगे। मान लो प्रिंस को अमित के घर से कनेक्ट कर दो, प्रिंस के घर से रोहन के घर जाएंगे हम लोग, और तुम्हारे घर से रिया घर डायरेक्ट जा सकते हैं हम लोग। तो देखो ना मिनिमम कितने एजेस लगे हैं सबको कनेक्ट करने में, 1 2 3 4, टोटल 4 एजेस लगे। अच्छा, और नोट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 नोट्स थे। तो 5 नोट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें मिनिमम एज कितनी रिक्वायर पड़ी, 4 हो गया ना, 4 में टोटल नंबर ऑफ नोट्स -1। चीजें समझ में आई। अच्छा, इससे भी तुम कम कर सकते हो क्या, सोचो, तुम कहीं से भी देख लो। मान लो तुम यहाँ से, मान लो इधर से तुम क्या करो, डायरेक्ट तुम बोलते हो नहीं सर मैं चाहूंगा मेरे ही घर से सबका रास्ता निकल जाए, ठीक है। तुम कुछ ऐसा कर दे रहे हो, यहाँ से ये रास्ता हटा दे रहे हो यहाँ से, ठीक है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, होने तो कितना भी हो सकता है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका फार्मूला हो जाता है तुम्हारा n × n - 1/2, उतने हो सकते हैं। अब मान तुम बोलते हो कि नहीं सर मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ ना कि और कम किया जा सकता है। तो देखो, एक तो रोहन की रास्ता दोगे अपने घर से, एक प्रिंस का और एक अमित का, तो ऊपर भी देखो 3 ही एज तो मिले, तो 4 एज, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स -1 दैट इज इक्वल्स टू 4। यही तो है तुम्हारा एजेस। चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा, एज क्या होता है, तुम्हें भी देखने से क्या पता चल रहा है एज क्या होता है। ये एज क्या था, ये जो कनेक्शंस बन रहा है ना नोडों के बीच में, अगर मान लो ये सब नोड्स हैं, ये नोड है जो घर नहीं है बल्कि मान लो ये नोड्स है, ठीक है, तो उनके बीच का जो कनेक्शन, ये जो रास्ता जा रहा है ना, रास्ता, जैसे मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त के घर के बीच का जो रास्ता जाता है ना, वही तो कनेक्शन है तुम्हारे दोस्त के बीच में जाने आने का। बेसिकली अगर मान लो ये देखो, ये तुम्हारा घर है ये, और ये तुम्हारे दोस्त प्रिंस का घर है, ठीक है। तो प्रिंस के घर के आने या जाने के लिए हमें एक रास्ता मिल रहा है ना, इसी को तो हम लोग नोट्स बोल रहे हैं, जो रास्ता बन रहा है तुम्हारा। चीजें समझ में आ रही हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एज कहते हैं, एज, ठीक है। अच्छा, अब देखो एज जो होता है ना, एज बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला एक डायरेक्टेड एज होता है और दूसरा अनडायरेक्टेड एज। डायरेक्टेड एज का क्या मतलब कि वो एक डायरेक्शन दिखाता है कि भाई तुम ये रास्ता ना बस इधर से उधर तक जाएगा, आने का नहीं पता, बस जाने का रास्ता पता होता है, ये डायरेक्टेड होता है। और अनडायरेक्टेड में क्या होता है कि ये कोई डायरेक्शन नहीं बताता। मेरे कहने में तो ये है, देखो ये समझो, मान लो जैसे कि ये कुछ है, ठीक है, मान लो एक जंगल का रास्ता है, जंगल का, ठीक है। तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से, और जंगल आगे बना देते अपन, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ रास्ता है, ठीक है, तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब तुमको ऐसे एक डायरेक्शन मिल रहा है, ये एरो करके, ऐसे एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हें इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। बेसिकली ये बोल रहा है कि तुम यहाँ से इस डायरेक्शन में जा सकते हो, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में जा सकते हो, यहाँ से इस डायरेक्शन में आ सकते हो, वो ये बोल रहा है। ये जो एरो का जिधर ये एरो बना रहता है वो डायरेक्शन बताता है कि तुम्हारी मूवमेंट किधर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्टेड, यानी इसको ये 1 वे भी होता है, 2 वे भी होता है। अभी इस केस में देखो क्या है, 1 वे है, क्यों, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन दिखाया गया है कि हमें आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ आने का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है हमें, ठीक है। लेकिन अगर ये रास्ता कुछ ऐसा होता, मान लो इधर से भी दिखा रहा और इधर से भी एक डायरेक्शन दिखाता कि आ भी सकते हो तुम इधर से, बात समझ में आ रही है, इधर से ऐसे दिखाता, तो देखो तुम्हारा जो एरो का डायरेक्शन ना वो दोनों साइड से है। देखो ये वाला रिटर्निंग डायरेक्शन दिखा रहा है। बेसिकली जब तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे तो यहाँ से तुम डायरेक्ट रिटर्न करके जहाँ से आए थे वहीं एक एक स्टेप फॉलो करके वापस जहाँ से आए थे वहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी डायरेक्टेड की बात। डायरेक्टेड में क्या होता है, बेसिकली हमें एरो से रिप्रेजेंट क्या होता है, हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। अच्छा, और ये देखो दूसरा है अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड क्या मतलब, अनडायरेक्ट का मतलब कोई डायरेक्शन नहीं दिया होता है, तुम किधर भी भाग सकते हो, बस रास्ता तुम्हें पता हो। जैसे मान लो ये है होम, ठीक है, और इधर ये प्रिंस का घर है, ठीक है। अब अनडायरेक्ट क्या मतलब, तुम ये रास्ता यूज करके तुम प्रिंस के घर जा भी सकते हो और यही रास्ता यूज करके तुम प्रिंस से घर से अपने घर आ भी सकते हो। मतलब यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं दिया, ये एरो किसी साइड नहीं दिया है। कहने का मतलब ये है तुम इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी आ सकते हो, इसी एक ही रास्ते से। तुम्हें इसके लिए 2 रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ देखो 2 रास्ते की जरूरत पड़ रही थी, एक डायरेक्टेड था तो एक जाने का था, एक आने का रास्ता था, ठीक है। बट अनडायरेक्टेड केस में क्या होता है कि तुम्हें एक ही रास्ता रहता है, उसी से तुम जाते हो, उसी से आते भी हो। जो हम लोग रियल लाइफ में देखो ना, जब तुम अपने घर से स्कूल जाते हो, ये मान लो तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है।
तो कोई एक रास्ता है, यहाँ से घर गए, मतलब स्कूल गए तुम बेसिकली, ठीक है। अब वही रास्ता तो पकड़े तुम डायरेक्ट घर भी आते हो, वही सेम रास्ता, यही होता है ना। ऐसा तो होता नहीं कि कोई बोलता है कि भाई तुम स्कूल जाओ, इस रास्ते से स्कूल जाओगे और आने का रास्ता ये है, क्योंकि जाने के लिए खुला रहता है, आने के लिए बंद हो जाता है ये, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है। और देखो ये अनडायरेक्टेड का, सॉरी डायरेक्टेड का देखो एग्जाम्पल भी तुम्हें मिल गया। कभी कभी होता नहीं, एंट्री गेट होती है, जैसे मान लो जब तुम मूवी देखने आते हो, मूवीज वगैरह, तो जो सिनेमा होता है और थिएटर बेसिकली तुम्हारा, तो वहाँ लिखा होता है कि एंट्री इधर से करें, यानी तुमको बता रहा है इधर से तुमको एंटर लेना है, इस डायरेक्शन में तुमको जाना है, और एग्जिट इधर से लीजिए। तो क्या पता चल रहा है, ये जो डायरेक्शन बता रही है क्या बता रही है कि इसी डायरेक्शन के साथ तुम अंदर जा पाओगे, लेकिन बाहर आने का ये डायरेक्शन नहीं है, इधर से तुम बाहर नहीं आ सकते। बाहर किधर जाओगे, इस डायरेक्शन से बाहर आओगे। तो ये क्या हो गई, ये तुम्हारी डायरेक्टेड हो गई, और ये वाली क्या हो गई, ये अनडायरेक्टेड हो गई। ये अनडायरेक्टेड हो गया और ये चीज़ें डायरेक्टेड हो गई, ठीक है। चलो अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसका, लूप का। ये सब क्या है ना, चीज़ें बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ ग्राफ की। पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं ग्राफ की और डीप में, ठीक है। अब बात करते हैं लूप की। लूप क्या होता है, लूप का मतलब ये है ना कि जैसे कि मैंने बताया ना, मान लो ये तुम्हारे दोस्त का घर है, ठीक है, ये तो 3 दोस्त हैं, 3 का घर है, ये तुम हो मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त प्रिंस है और ये तुम्हारी दोस्त ईशा है, मान लेते हैं अभी, ठीक है। तो लूप का क्या मतलब है ना, लूप का मतलब ये है कि तुम यहां से प्रिंस के घर जाओगे, प्रिंस से घर से ईशा के घर जाओगे, और ईशा घर से तुम डायरेक्ट अपने घर भी आ सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ समझाया था ना एक एग्जाम्पल में, लूप वाला कहाँ गया, अच्छा हटा दिया क्या मैंने, ठीक है। तो जो मैंने लूप वाला समझाया नहीं था कि तुम एक ही डायरेक्शन में फंसे रह जाते हो, वही चीज लूप होती है तुम्हारी। जब तुम एक ही सर्कल में बार बार घूमते रहते हो एक ही पॉइंट पे, मतलब अगर तुमने यहाँ से स्टार्ट किया था, देखो अगर तुम मान लो अपने घर से टहलना स्टार्ट कर रहे थे, मान लो तुम और प्रिंस प्लान बनाते हो कि हम लोग तुम्हारे घर से मूव करेंगे, और मूव तब तक करेंगे जब तक कि रास्ता होगा, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, यहाँ से जाते हो प्रिंस के घर पे, प्रिंस के घर से ईशा के घर पे आते हो, ईशा के घर से फिर अपने घर पे आ जाते हो। तो देखो जहां से तुमने शुरू करी थी अपने घर से, तुम वापस वहीं पर आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम एक लूप में फंस चुके हो, और तुम आगे जैसे भी ट्रेवर्स करते जाओगे तो तुम वही डायरेक्शन बार बार लोगे, मतलब उसी लूप में घूमते रह जाओगे, यानी एक सर्कल में, मेरे कहने मतलब ये तुम सर्कल में घूमते रह जाओगे, ठीक है। तो ये होता है लूप तुम्हारा। अच्छा अब बात करते हैं सेल्फ लूप क्या होता है। सेल्फ लूप का मतलब ये है ना कि तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम ही डायरेक्शन में आ जाए। कहने का मतलब ये है, तुम ये समझो, देखो सेल्फ लूप का डिफिनेशन लिखा है, व्हेन एज हैव सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जो तुम्हारा एज है ना वही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मान लो स्कूल है, ठीक है। अब तुम स्कूल में सीढ़ी होती है, बेसिकली दो डायरेक्शन में सीढ़ीज होती हैं, एक तो इधर जाओ और एक इधर से निकलने का, ऐसा, ठीक है। और ये पूरा बाउंड्री मारा होता है स्कूल में, ठीक है। अब तुम क्या कि यहीं से चढ़े, इस सीढ़ी से ऊपर गए, ठीक है, जाते 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 इधर से होते होते इस डायरेक्शन से उतर गए, ठीक है। फिर तुम इसी डायरेक्शन से गए आगे, फिर वही सीढ़ी पकड़ा जैसे ऊपर गए थे, फिर से नीचे आ गए तुम, ठीक है। इससे क्या कर रहे हो, तुम किसी और जगह तो जा नहीं रहे हो ना, बेसिकली अपने स्कूल में ही तो गोल गोल घूम रहे हो, स्कूल में ही एक ही पॉइंट पे तो बार बार घूम रहे हो, यहाँ जा रहे हो फिर आ रहे हो इधर से, फिर इधर से चढ़ के फिर वहीं जाकर उतर जा रहे हो। तो ये क्या हुआ, ये एक सेल्फ लूप इसको कहते हैं। जब कोई भी एज, मान लो ये वर्टेक्स है तुम्हारा और कोई एज ऐसे कनेक्ट हो जाए, ये V1 है और ये एज है, तो इसको क्या कहोगे, इसको सेल्फ लूप कहते हैं हम लोग, सेल्फ लूप। तुम देखो ना, ये इस एज के थ्रू ये अपने ही पे बार बार आ रहा है, अपने ही वर्टेक्स पे बार बार घूम घूम आ जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ लूप। अच्छा अगला पॉइंट लिखा है सब ग्राफ। जैसे तरह सब ट्री होता था, सब ट्री क्या होता था बताओ, जो बड़ी ट्री थी उसकी पार्ट को हम लोग सब ट्री कहते थे, उसी तरीके सब ग्राफ होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन ओरिजिनल ग्राफ। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर तुम्हारा ये कुछ ग्राफ दिया है, मान लो ये V1, ये क्या है वर्टेक्सेस है, V2 V3 ये V4, तो ये आपस में कनेक्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो अब इसका सब ग्राफ क्या बनेगा, ये बन सकता है V1, ठीक है, और यहाँ पर V2, इनको आपस में कनेक्ट कर दो। क्या ये इसी ग्राफ का पार्ट है बताओ,
ये जो चीजें मैंने बनाई है V1 V2 वाला, वो क्या इसी ग्राफ का पार्ट है? ये तुम्हारा ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है, ओरिजिनल। और ये क्या है? ये तुम्हारा सब ग्राफ है, सब ग्राफ। चीजें समझ में आ रही हैं? तो सब ग्राफ क्या होता है? ओरिजिनल ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? सब ग्राफ होता है तुम्हारा बेसिकली। चलो अच्छा, अब देख लेते हैं। फिर अगला है, अब देखो जाना पढ़ने कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं तुम्हारे। पहला एक सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ का मतलब ये है ना कि जब मल्टीपल पाथ ना हो तो उसको हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, इस वाले एग्जांपल में, इस वाले जैसे तुम, ईशा, प्रिंस थे, 3 लोग दोस्त। तो यहाँ पे देखो ना, एक ही रास्ता है। तुम यहाँ से प्रिंस के घर ये वाला पाथ फॉलो करके जा सकते हो, और प्रिंस से अपने घर ये वाला पाथ फॉलो करके आ सकते हो, ठीक है। और प्रिंस के घर से ईशा के लिए ये वाला रास्ता जा रहा है, और ईशा के घर से के लिए ये रास्ता आ रहा है। तो देखो ना, हर एक नोड यानी हर एक घर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। ये जो रास्ता एक ही रास्ता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग सिंपल ग्राफ कहते हैं। जब ये भी देखो, ये भी सिंपल है। क्यों? क्योंकि हर जितने भी वर्टिसेस हैं, ठीक है, इन तक जाने के लिए, हर एक वर्टिसेस जाने के लिए तुम्हारे पास एक ही एज है बीच में। जैसे V1 से V2 के लिए एक एज, V2 से V4 के लिए एक एज, V2 से V3 के लिए एक एज, ठीक है, V1 से V4 के लिए एक एज। तो नंबर ऑफ जो एजेस हैं यानी जो पाथ हैं वो एक ही हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सिंपल ग्राफ कहते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्या? मल्टीपल ग्राफ। मल्टीपल ग्राफ किसे कहते हैं? व्हेन अ ग्राफ है मल्टीपल एजेस बिटवीन वर्टिसेस और नोड्स। जब किसी एक ग्राफ के बीच में मल्टीपल एजेस और या फिर वर्टिसेस होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल ग्राफ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो, एग्जांपल समझो ना, ये मान लो घर है कुछ, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, ये ईशा का घर है, और ये प्रिंस का घर है, ये वाला, और ये वाला जो घर है वो दे देते हैं ऋषि का घर, ऋषि का घर, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि ग्राफ के मल्टीपल एजेस होते हैं बिटवीन ईच नोड्स। मतलब कि ये प्रिंस के तुम्हारे घर से ईशा के घर जाने के ये रास्ता है, ठीक है, पहला रास्ता। और एक रास्ता तुम्हारे इधर से भी है, यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। एक रास्ता है इधर से, ठीक है, ईशा घर जाने के लिए। चलो, ईशा घर से प्रिंस घर जाने के ये रास्ता है, और मान लो ऋषि के घर जाने के लिए ये रास्ता है प्रिंस के घर से, और एक प्रिंस घर से पीछे से होते हुए ये रास्ता है जो ऋषि घर पे जाता है, ठीक है। और तुम्हारे घर से ऋषि का ये रास्ता है, ठीक है। और ऋषि के घर मान लो ईशा जाने के लिए ये रास्ता है, ऐसे। तो तुम यहाँ देख पा रहे हो ना कि तुम्हें किसी भी जगह जाना है, मान लो ये तुम्हारा घर है, तुमको ईशा घर जाना है, तो तुम्हारे पास देखो 3 रास्ते हैं, 3। एक तो रास्ता ये है, ऐसे पीछे से घूमते हुए ईशा घर चले जाओ, दूसरा ये सामने से चले जाओ, तीसरा अपने लेफ्ट साइड से चले जाओ। जैसे होता है ना गाँव में देखते होगे तुम लोग, क्या होता है कि हम लोग का जो घर होता है, एक तो पीछे वाला दरवाजा होता है, एक आगे से। तो हम लोग पीछे दरवाजे से जब हमें छुप के भागना होता था, हम पीछे दरवाजे निकल जाते थे। और जब हमें भाई मान लो पढ़ लिया हमने, तो हम जाना है तो हम क्या फ्रंट वाले डोर से चले जाते थे मेरे दोस्त के घर पे, कि भाई ये तो पढ़ लिया, अब हम आगे दरवाजे जा सकते हैं। अगर नहीं पढ़े तो भागना पड़ता था ना पीछे दरवाजे से। तो वही चीज़ है कि मल्टीपल तरीके होते हैं एक नोड पे जाने के, ठीक है, रास्ते मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल ग्राफ कहते हैं। अच्छा, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ बोला जब हर एक नोड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, हर एक नोड से, मतलब कि हर एक नोड से कनेक्ट होगा, किससे? एक सिंगल एज के साथ, यानी उनके बीच का जो रास्ता होगा एक ही होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। आओ इसको थोड़ा समझ लो अच्छे से, इधर देखो, मान लो नीचे जाबे, हाँ मान लो ये है कुछ, अच्छा इसको एग्जांपल से, अच्छा ऐसा ही समझ लो, मान लो ये घर ही समझ लो अभी एग्जांपल, लेकिन इसको तुम लोग घर बस एग्जांपल के दे रहा हूँ, इसको तुम लोग अपने मन में नोट्स मानना, नोट्स, ठीक है, नोट्स या वर्टेक्स मानना, ठीक है। ये मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये हो जा रहा है ईशा का घर, ईशा का, ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली प्रिंस का घर है, और ये जो तुम्हारा है ये ऋषि का घर है, ठीक है। चलो ये क्या हो? ये तुम हो। देखो
कंप्लीट ग्राफ हम उसे कहते हैं ना जब तुम हर एक नोड पर जा सकते हो। कहने का मतलब ये कि तुम्हारे घर से एक ईशा के घर का भी रास्ता हो, तुम्हारे ही घर से प्रिंस के भी घर का रास्ता हो, तुम्हारे ही घर से ऋषि के घर भी रास्ता हो। ठीक है, चलो अच्छा अब देखो, अब ईशा के लिए बात कर लो। ईशा के लिए भी एक तो तुम्हारे घर के लिए रास्ता हो, ठीक है, दूसरा प्रिंस के घर के लिए रास्ता हो, तीसरा ऋषि के घर के लिए रास्ता हो, ईशा के लिए बेसिकली। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, ईशा भी हो गई। अच्छा अब प्रिंस के लिए बात कर लो। प्रिंस का क्या सीन है, प्रिंस के घर से ईशा के लिए रास्ता हो, ठीक है, प्रिंस के घर के लिए मैं इसको डायरेक्टर बना देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग। चलो हाँ, तो प्रिंस घर के लिए ईशा के लिए रास्ता हो, और प्रिंस के घर के लिए ऋषि के लिए भी रास्ता हो, और प्रिंस के ही घर से किसके लिए रास्ता हो, तुम्हारे घर का रास्ता हो, ये ऐसा कुछ रास्ता हो। ठीक है, अच्छा अब बचा कौन, ऋषि बचा। तो ऋषि के लिए बना देते हैं, मान लो ये ऋषि है, तो ऋषि के घर से एक तो रास्ता तुम्हारे घर के लिए डायरेक्ट ऋषि तुम्हारे घर पहुंच जाए, एक रास्ता हो ऋषि डायरेक्ट ईशा के घर पे पहुंच जाए इधर से, अपने ही घर से, ठीक है, और एक रास्ता हो ऋषि डायरेक्ट प्रिंस के घर चला जाए। जैसे तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी नोड, मतलब यहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो, अगर यहाँ से अपने आप से, तो तुम यहाँ से डायरेक्ट तुम चाहो तो ईशा के घर भी जा सकते हो ये वाला रास्ता यूज करके, ठीक है, तुम यहाँ चाहो तो डायरेक्ट ये वाला रास्ता यूज करके प्रिंस के घर भी जा सकते हो, या फिर चाहो अपने ही घर से डायरेक्ट ये वाला रास्ता यूज करके हाँ ऋषि के घर जा सकते हो। अच्छा अगर मान लो ईशा चाहे तो ईशा ये वाला रास्ता यूज करके सीधा तुम्हारे घर आ सकती है, ईशा ये वाला रास्ता यूज करके डायरेक्ट प्रिंस के घर जा सकती है, और ईशा ये वाला रास्ता यूज करके डायरेक्ट ऋषि के घर जा सकती है। इसी तरीके से प्रिंस और ऋषि भी इन तीनों के घर जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। इनको किसी और मतलब इनको क्या डायरेक्ट रास्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं है घूम के जाना पड़ रहा है कि पहले ईशा घर जाएंगे फिर ईशा घर से ऋषि घर जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे तुम एक ही जगह से हर एक जगह मूव कर सकते हो डायरेक्ट, किसी और नोड की जरूरत नहीं होती है। ये तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी कंप्लीट ग्राफ होती है। अब कंप्लीट ग्राफ में ना देखो दो केस बनते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्सेस के। देखो पहला ये बनता है, अगर तुम्हारा जो डायरेक्टेड ग्राफ हुआ, मतलब जो ग्राफ अभी देखो ये जो बना है क्या है, ये डायरेक्टेड है तुम्हारा बेसिकली। तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में ना तुम्हारा जो बनता है नोड वो बनता है कुछ नंबर ऑफ एजेस होते हैं n इंटू n माइनस 1 के फॉर्म में। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसके अंदर मैं बोलूँ n क्या है, ये तुम्हारा वर्टेक्स है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कह सकते हो, वर्टेक्स या फिर नोड्स। n क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स या नोड्स। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है देखो, 1 2 3 4, चार लोगों का घर, एक तुम्हारा, एक ईशा का, एक प्रिंस का, एक ऋषि का। तो कर लो 4 इंटू 4 माइनस 1, दैट विल बी 12। ये क्या बताएगा, यानी तुम्हारे और ये सब घर के बीच में टोटल रास्ते कितने हैं, 12 हैं। ये क्या है, एज है, नंबर ऑफ एज, ठीक है, नंबर ऑफ एज। काउंट कर लो, ध्यान हो तो देखो, पहला रास्ता ये 1, ये वाला रास्ता 2, इधर का रास्ता 3, ये वाला रास्ता 4, ये 5, ये 6, प्रिंस से ऋषि घर 7, ऋषि से प्रिंस घर 8, ठीक है, 8 हो गया। तुम्हारे घर से प्रिंस घर 9, तुम्हारे घर से ऋषि घर 10, ऋषि घर से तुम 11, प्रिंस के घर से तुम्हारा घर 12। इसके अलावा कोई रास्ता है क्या बताओ। देखो टोटल नंबर एजेस कितने बने, 12 बने सर। कब, जब डायरेक्टेड हो, जब एक एक रास्ता दिया हो कि यहाँ से यहाँ जाना है फिर यहाँ से कहाँ जाना है, ऐसा वाला, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये डायरेक्शन ना दिया होता, मान लो ये घर है जो तुम्हारे, ये डायरेक्शन ना दिया होता, मतलब अनडायरेक्टेड होता, तो अनडायरेक्टेड में क्या होता था, एक ही रास्ता होता है, तुम इधर से उधर, उधर से इधर, चाहे जिधर भी चाहो तुम मूव कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। देखो ये कितना है बताओ, यहाँ से तुम यहाँ भी जा सकते हो ना, और यहाँ से तुम यहाँ भी जा सकते हो। समझ में आ रहा है। मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये ईशा का घर है। अभी इस केस में क्या है, ये डायरेक्टेड नहीं है, ये अनडायरेक्टेड है। चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया है, तो डायरेक्शन नहीं दिया तो हम एक ही रास्ता का यूज कर सकते हैं। जब डायरेक्शन दिया होता तब आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
तो अब इसका फॉर्मूला था तुम्हारा बेसिकली n इंटू n-1/2। n क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ नोट्स। टोटल नंबर नोट कितने हैं? 4। 4 इंटू 4-1/2 तो क्या हो जाएगा? 12/2 इज इक्वल टू 6। 6 हुआ। तो 6 एज काउंट कर लो। क्या 6 एज है यहाँ पे? देखो यहाँ ध्यान दो। तुम्हारा देखो, ये तुम्हारे घर से ईशा घर जाने का रास्ता है एक, और ईशा घर से तुम्हारे घर आने का ये पहला रास्ता। तुम्हारे घर से प्रिंस के घर जाने का ये वाला रास्ता, देखो ये जो रास्ता है ये वाला, यही तो है एक। अब प्रिंस के घर से तुम्हारे घर आने का ये हो गया दूसरा रास्ता। चलो तीसरा रास्ता तुम्हारे घर से ऋषि घर जाने का, और ऋषि से घर से तुम्हारे घर आने का ये हो गया तुम्हारा तीसरा रास्ता। ठीक है। अच्छा ये तो तुम अपनी बात कर लिए ना। अब ऋषि के लिए सोचो। ऋषि तुम्हारे इस रास्ते को यूज करके, जो बेसिकली ये रास्ता जो तुमने बनाया है ये वाला, इसका यूज करके ऋषि तुम्हारे पास तो पहुंच जाएगा। पर ऋषि को ईशा घर और प्रिंस घर जाने के लिए रास्ते की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर। तो ऋषि ईशा घर से कौन सा रास्ता जाएगा? ये वाला। ये क्या हो गया? ये चौथा रास्ता हो गया, ये वाला रास्ता जो है। ठीक है। ऋषि से प्रिंस के घर जाने के लिए ये वाला जो रास्ता है ये हो गया तुम्हारा पांचवा रास्ता। ठीक है। अच्छा अभी तक क्या हुआ? अभी तक हमने क्या देखा कि तुम्हारे घर से हम ईशा घर जा रहे हैं, प्रिंस के घर जा रहे हैं, ऋषि घर जा रहे हैं। ऋषि के घर से हम कहाँ जा रहे हैं? ईशा घर जा रहे हैं, तुम्हारे घर जा रहे हैं और प्रिंस के घर जा रहे हैं। ठीक है। ईशा घर से हम कहाँ तक जा रहे हैं? जब तुम गए हो तो ईशा भी तुम्हारे घर आ सकती है, ऋषि भी ईशा घर गया तो ईशा ऋषि घर आ सकती है। बट तुम बताओ क्या ईशा प्रिंस घर जा सकती है क्या? अभी के लिए नहीं सर। क्यों? क्योंकि अभी प्रिंस ना ईशा घर गया ना ईशा प्रिंस घर आई है, तो अभी वहां रास्ता नहीं बना है कुछ। मान लो ये रास्ता है नहीं अभी। ठीक है। तो प्रिंस अभी कहाँ जा सकता है? प्रिंस एक तो यहाँ तुम्हारे घर जा सकता है, एक ऋषि घर जा सकता है। क्यों? तुमने रास्ता बना रखा है वहां का। ठीक है। जब प्रिंस एक बार ईशा घर जाएगा ना ये वाला रास्ता यूज करके, तो ये क्या? ये तो छठवां रास्ता हो गया। अब क्या हो रहा है इस केस में? अब कोई भी बंदा या बंदी, ईशा हो या फिर तुम हो, तुम दोनों कहीं भी किसी के घर जा सकते हो डायरेक्टली। किसी घर ईशा चाहे तो इस रास्ते से ऋषि घर जा सकती है, इस रास्ते से तुम्हारे घर आ सकती है, और 6 नंबर रास्ते से प्रिंस के घर जा सकती है। ठीक है। प्रिंस चाहे तो 6 नंबर का यूज करके ईशा घर जा सकता है, 2 नंबर रास्ते का यूज करके तुम्हारे घर आ सकता है, 5 नंबर रास्ते का यूज करके ऋषि घर जा सकता है प्रिंस बेसिकली। तो यहाँ देखो ना, हर एक जो घर के लोग हैं वो किसी घर पे चले जा रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने पड़े, कितने रास्ते पड़े? देखो टोटल 6 ही तो पड़े, और यही तो आया था फार्मूले से। ये किसके लिए था? ये तुम्हारा था अनडायरेक्टेड के लिए। ठीक है। और ये वाला था ये तुम्हारा डायरेक्टेड के लिए। जब डायरेक्टेड ग्राफ होंगे बेसिकली तुम्हारे डायरेक्शन गिवन होगा। चलो इतना, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुआ। तीसरा है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या कहता है? A graph is said to be an isomorphic graph when they have same number of vertices, same number of edge, and they have equal number of vertices with given degree. डिग्री की जो डिग्री क्या होता है ना, पहले बार डिग्री समझ लो क्या होता है। डिग्री जो होता है ना, नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउट फ्रॉम अ वर्टिसेस। कितने नंबर ऑफ एजेस किसी वर्टिसेस से बाहर जा रहे हैं वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूं कि ये जो तुम्हारा घर है, तुम्हारा इसमें डिग्री कितनी है तुम्हारे घर से? डिग्री तुम्हारे घर से डिग्री कितनी मिलेगी बताओ? तो क्या बोलता है? जितने नंबर ऑफ एजेस तुम्हारे घर से बाहर जा रहे हैं, तो कितने एज जा रहे हैं? देखो ये वाला एज, ये पहला एज है, जो नंबर 1 है ये पहला एज है, ये जो नंबर 2 है ये दूसरा एज है, और ये जो नंबर 3 है ये तीसरा एज है। यही तो 3 रास्ते जा रहे हैं, एक ऋषि घर, एक प्रिंस घर, एक ईशा घर। तो तुम्हारी डिग्री कितनी हुई? 3 हुई। बात समझ में आ रही है? कितने एजेस यानी कितने रास्ते तुम्हारे घर से किसी और के लिए जा रहे हैं वो तुम्हारे घर की डिग्री होगी। मान लो ये तुम्हारा घर है। ठीक है। ये तुम्हारा घर है। ठीक है। ये एक रास्ता जा रहा है स्कूल की तरफ। ठीक है। स्कूल की तरफ। चलो, और ये एक रास्ता जा रहा है तुम्हारा, मान लो प्रिंस के घर की तरफ। प्रिंस तुम्हारा दोस्त है, प्रिंस के घर की तरफ। ठीक है। ये एक रास्ता जा रहा है तुम्हारा कहाँ? मार्केट की तरफ, मार्केट। ठीक है। और ये एक रास्ता जा रहा है तुम्हारा, मान लो तुम्हारा दूसरा दोस्त ईशा है उसके घर की तरफ। ठीक है। और एक ये रास्ता जा रहा है तुम्हारा, मान लो माउंटेन्स की तरफ। मान तुम पहाड़ी एरिया में रहते हो अभी, माउंटेन्स की तरफ। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं तुम्हारे घर की डिग्री कितनी है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर की डिग्री कितनी है? कितने रास्ते निकल रहे हैं तुम्हारे घर से? एक रास्ता ये है जिससे तुम स्कूल जाते हो, एक रास्ता प्रिंस के घर के लिए, एक रास्ता मार्केट के लिए, एक रास्ता माउंटेन के लिए, और एक रास्ता ईशा घर के लिए।
टोटल नंबर ऑफ रास्ते कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5। तो तुम्हारे घर की जो डिग्री हुई कितनी हुई, 5 हो गई। क्यों? क्योंकि 5 रास्ते हैं जाने के लिए। ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री जो होगी वो बेसिकली 5 हो जाएगी। चीजें समझ में आ रही हैं? चलो, तो डिग्री खत्म हुआ। अच्छा, अब ये देखो, ये बोल रहा है समानुपाती ग्राफ उसके कहते हैं जब तुम्हारे दो ग्राफ के सेम नंबर ऑफ एजेस, वर्टिसेस और साथ ही साथ जो डिग्री हो वो सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं कैसे। एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, मान लो ऐसा कुछ दिया है ग्राफ। ठीक है, मान लो ये ए है, ठीक, ये तुम्हारा बी है, ओके, इधर तुम्हारा सी है, इधर डी है और इधर ई है। ठीक है, इनको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। अभी करते हैं, रुक जाओ, पहले एक और बना लो ग्राफ। मान लो इस साइड दूसरी ग्राफ बना दे रहा हूँ मैं, इसको मान लो पी नाम दे दो, पी। ठीक है, इधर दे दो क्यू, इधर दे दो आर, ठीक, इधर दे दो यस और इधर दे दो टी। ठीक है, चलो अब इनको कनेक्ट कर देते हैं एज से। तो एज से कनेक्ट करो, क्या ये तुम्हारा मान लो एज E1 हो गया, E1। ठीक है, ए से सी तुम्हारा E2 हो गया, एज नंबर 2। इतना क्लियर है? और सी से बी, जो सी से बी है ये तुम्हारा एज नंबर 3 हो गया। ठीक है, और सी से डी तुम्हारा एज नंबर 4 हो गया, एज नंबर 4। ठीक है, और बी से डी तुम्हारा मान लेते हैं एज नंबर 5 और डी से ई मान लेते हैं एज नंबर 6। इतना क्लियर है? चलो आओ अब इसके लिए लिखते हैं। पी से क्यू के लिए मान लो क्या, एज नंबर 1। ठीक है, और क्यू से आर के लिए मान लो एज नंबर 2। आर से पी के लिए मान लो तुम एज नंबर 3। ठीक है, आर से पी से यस के लिए मान लो एज नंबर 5। ठीक है, ये रास्ता है बेसिकली जो कनेक्ट हो रहा है, एज नंबर 5। ठीक है, चलो आर से तुम यस के लिए मान लो क्या, एज नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अच्छा, ये 4 तो हुआ नहीं, इसको तुम पी से यस ना एज नंबर 4 मान लो। ठीक है, एज नंबर 4। इसको मान लो एज नंबर 5 आर से यस, और यस से टी मान लो एज नंबर 6। देखो ये अनडायरेक्टेड है, ये दोनों ग्राफ, इन्हीं दोनों ग्राफ को ध्यान देना, ये दोनों क्या है, अनडायरेक्टेड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस और जो उनके नोट्स की जो डिग्री होगी, अगर वो सब सेम होती है तो वो ग्राफ आइसोमॉर्फिक होगा, वरना नहीं होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये मानो तुम्हारा ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है। ठीक है, तो पहले एक डब्बा बना देते हैं, ग्राफ 1 और ये ग्राफ 2 का। चलो ये लाइन खास दो, क्लिक कर दो बीच में। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। अच्छा, पहले नंबर ऑफ डिग्री वर्टिसेस चेक कर लेते हैं। इसमें कितने वर्टिसेस हैं, एक तो वर्टेक्स ए है, इधर बी है, सी है, डी है, ई है। टोटल 5 वर्टेक्स हैं G1 में। ठीक है, G2 में कितने वर्टिसेस हैं, G2 में हमारे पास P है, Q है, R है, यस है और क्या है, T है। ये भी 5 है। हाँ, वर्टेक्स तो सही है, यानी जो पहला कंडीशन बोलता था कि नंबर ऑफ वर्टेक्स से होना चाहिए वो तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता था, नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लो। देखो पहले इस ग्राफ के लिए करो, ये एज 1, ये एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज 6। ठीक है, इसमें काउंट कर लो, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज 6। टोटल नंबर ऑफ एजेस दोनों में क्या है, इक्वल है, 6। हाँ सर 6 है। चलो मतलब दूसरा केस भी फॉलो कर रहा है। क्या हुआ तुम्हारा, नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है वो तुम्हारे सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस ये भी तुम्हारे क्या है, ये भी सेम है। ठीक है, अब क्या चेक करना है कि जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री हर एक नोड के लिए क्या वो सेम है क्या, मतलब ये देखो। अच्छा, ए की डिग्री कितनी है बताओ, ए की डिग्री ध्यान दो, ये ए है, ए से कितना रास्ता जा रहा है, एक तो ये E1 जा रहा है और एक E2। ए की डिग्री कितनी आ गई तुम्हारी, 2 आ गई। ठीक है, चलो बी की डिग्री लिख सकते हैं।
बी की कितनी डिग्री है, एक तो ये रास्ता है बी का, एक ये है और एक E1 है, E1 है, E3 है, E5 है, यानी बी की डिग्री कितनी होगी तुम्हारी, 3 हो गई। ठीक है, चलो सी की डिग्री कितनी हुई बताओ, सी की देख के बताओ। सी की तुम्हारा देखो एक रास्ता E3 है, एक E2 है और एक E4 है, तो सी की डिग्री भी तुम्हारी 3 हो गई। चलो अच्छा, डी का डिग्री कितना है, डी का एक तो E5 है, एक E4 है और एक E6 है, तो डी का भी कितना हुआ डिग्री, बेसिकली 3 हुआ। ठीक है, चलो अच्छा ई का डिग्री बताओ कितना है, ई का ये नोड ई है, इसका डिग्री कितना है, यही एक ही नोड तो है E6, इसका डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया तुम्हारा बेसिकली। चलो इतना क्लियर हो गया डिग्री, हाँ सर। अच्छा ये तो पहले ग्राफ की बात होगी ना, अब दूसरे ग्राफ के लिए चेक कर लेते हैं, मतलब इस वाले ग्राफ 2 के लिए। ठीक है, चलो पहले पी के लिए चेक करते हैं, पी से कितनी डिग्री जा रही है बताओ, पी की डिग्री कौन कौन सी है, एक तो E1 रास्ता है, एक E3 है, एक E4 है, और कोई रास्ता तो है नहीं, बेसिकली पी की डिग्री कितनी होगी तुम्हारी, 3 हो गई। चलो तो हम लिख देते हैं 3। ठीक है, अच्छा और फिर अब देख लेते हैं क्यू की डिग्री, क्यू की डिग्री कितनी है, एक E1 है और एक E2 है, और कोई रास्ता दिख रहा है क्या क्यू कहीं जाने का, नहीं सर, तो इसकी डिग्री क्या आ गई तुम्हारी, 2 आ गई। चलो अब पी क्यू आर, आर की डिग्री देख लेते हैं, तो बताओ आर की डिग्री कितनी है, आर से कितने रास्ते जा रहे हैं, एक तो ये E2 है, एक E3 है, एक E5 है, और कोई डायरेक्ट रास्ता है किसी नोड पे जाने का, नहीं सर नहीं है डायरेक्ट। टोटल कितने हुए तुम्हारे पास, 3 हुए। ठीक है, चलो यस के लिए बताओ, यस के लिए भी तुम चेक करोगे तो एक E4 है, एक E5 है, एक E6 है, यानी 3 यस के लिए भी आ रहा है। टी के लिए चेक करने जाओगे तो टी से डायरेक्ट कौन सा, एक ही रास्ता टी से निकला है, कौन सा, E6, यही तो एक है, ध्यान दो, तो ये कितना होगा, ये 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब चेक कर लेते हैं क्या जितने देखो नंबर ऑफ वर्टिसेस तो सेम आए थे, अब डिग्री की बात कर लेते हैं। अच्छा ए के लिए कितना जा रहा है, 2, तो देखो इसमें कहीं 2 जा रहा है क्या, हाँ सर, क्यू के लिए भी 2 जा रहा है। ठीक है, यानी मान के चलो अब तुम ऐसे क्या ना काट देना खुद के पास, हाँ ये दोनों, अब ये 2 खत्म हो चुका है, अब इन दोनों को नहीं दोबारा रखना है। ठीक है, अच्छा बी के लिए, बी की डिग्री कितनी है, 3, इधर किसी और की डिग्री 3 है क्या, हाँ पी की डिग्री 3 है, तो बी और पी क्या सेम हो गए, तो इन दोनों को भी काट दो, यानी तुम्हारा ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों कट गए अभी। ठीक है, चलो अब बचे सी, सी का डिग्री कितना है, 3, और इधर किसी का डिग्री अभी और 3 बचा है क्या, हाँ सर, आर का भी डिग्री 3 है, मतलब ये दोनों भी सेम हो गए, अब इन दोनों को भी काट दो, इधर से हटा दो। ठीक है, अपने दिमाग में कैलकुलेट करके हटाना, ये नहीं कि वहीं काट देना पेज पे, बस चीजें बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करना है तुम्हें। अच्छा अब इधर डी और ई बचा, तो डी की डिग्री कितनी है, 3 है। अब इस साइड चेक करो सेकंड ग्राफ में, क्या इधर भी कोई अभी बचा है क्या जिसकी डिग्री 3 हो, हाँ सर यस बचा हुआ है, यस के पास भी 3 डिग्री है, यानी डी और यस भी इक्वल हो गए, इनको भी काट दो। अब तुम्हारी इतनी पूरी ग्राफ कट चुकी है, मान लो तुम्हारे पास बचे ग्राफ 1 में एक वर्टेक्स ई और ग्राफ 2 में वर्टेक्स टी, यही एक एक बचे हैं, तब इनका डिग्री चेक कर लो, अगर सेम हुआ तो आइसोमॉर्फिक, वरना नहीं तो डिग्री इसका भी 1 इसका भी 1 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तुम्हारी ग्राफ है वो तुम्हारी क्या है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। हाँ सर, क्यों, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रही है। कौन से 3 कंडीशन, दे हैव सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, दे हैव सेम नंबर ऑफ एजेस, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ गिवन डिग्री। जो डिग्री है सबकी क्या है, सेम ही तो है, देखो अभी मैंने बताया सबको काट पीट के चेक करो, सेम आ रहा है। अब ये मत करना कि इधर काउंट कर लें, 3 तो 5, 3 8, 1 9, 9 3 तुम्हारा 12, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, ऐसा मत कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है ना, हो सकता है ऐसा गिवन हो ये 2 ना हो के ये मान लो तुम्हारा 3 होता और ये 3 ना हो के तुम्हारा 2 होता। ठीक है, या फिर मान लो ऐसा कुछ होता, ये तुम्हारा 4 होता और ये तुम्हारा 1 होता, तो यहाँ पे 1 1 2 1 है, इधर तो एक ही 1 है ना, तो ये आइसोमॉर्फिक होता, नहीं सर नहीं होता। बात समझ में आ रही है, तो ये डिग्री डायरेक्ट निकाल कैलकुलेट मत करके जोड़ना, तुम हर एक पॉइंट के लिए देखना, इधर 2 हैं क्या उधर भी 2 उतने बच्चे हैं कि नहीं। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ। अच्छा डिग्री मैंने बता ही दिया। अच्छा नोट कर लो, ये बोला है अगर किसी वर्टेक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री है तो उसको हम पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। एक डिग्री का मतलब कि जैसे कि मान लो ये जो यहाँ देखो जो ई है, ई ये क्या है, ये पेंडेंट वर्टेक्स है, पेंडेंट वर्टेक्स। क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही डिग्री है ना, बेसिकली इस
ई के पास ये जो ई है ये पेंडेंट क्यों है? किसकी एक ही डिग्री है, एक ही रास्ता है, ये 6 ये क्या पेंडेंट हुआ। ठीक है, इधर टी को देख लो, टी के पास भी एक ही रास्ता है, हाँ सर E6 इसके पास भी है, ये क्या हुआ? टी पेंडेंट हुआ। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है अ वर्टेक्स विद 0 डिग्री कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसके पास कोई डिग्री ही ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। मतलब कि ये मान लो अगर ऐसा नोट दिया होता, मान लो ये V1 वर्टेक्स 1 है, तो बताओ यहाँ कहीं भी रास्ता तुम्हें दिख रहा है क्या? ये मान लो ये वर्टेक्स V2 है, ये वर्टेक्स V3 है, ये वर्टेक्स V4 है। ठीक है, अच्छा इस पूरे ग्राफ में बताओ, ये देखो ये पूरे दो ग्राफ लेने में तो आपस में कनेक्टेड हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता ग्राफ का। अगर मैं पूछूं क्या ये ग्राफ है क्या ये पूरा, तो तुम सीधा बोलोगे हाँ सर ये भी ग्राफ है, कनेक्टेड भले नहीं है बट ये ग्राफ तो है ना तुम्हारा, देखो। ठीक है, इसको समझोगे जब कोडिंग क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको भी समझ जाओगे तुम लोग, अगर अभी नहीं समझो तो। ठीक है, चलो तो बताओ ये क्या है? ये तुम्हारा आइसोलेटेड वर्टेक्स है। क्यों? इसके पास कोई रास्ता ही नहीं ना, ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है? ये तुम्हारा आइसोलेटेड हो गया। और ये तुम्हारा नॉर्मल ग्राफ है, साइक्लिक ग्राफ। क्यों साइक्लिक? क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ जाओगे, यहाँ से V4 से V2 आओगे, फिर V2 ये आ गया ना जहाँ से स्टार्ट किया था, V2 से V3, V3 से V4, V4 से अगेन V2, जहाँ स्टार्ट किया था वहीं आ गया ना। ये क्या? ये तुम्हारा साइक्लिक हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया? आइसोलेटेड वर्टेक्स। समझ में आ रही चीज़ें? चलो इतना आज ग्राफ का बेसिक्स था, मतलब चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं। अभी हम लोग आगे के लेक्चर्स में ट्रैवर्सर देख लेंगे और कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं इसके, डिजकास्टा, क्रुस्कल, ये सब चीज़ें देख लेंगे, और बाकी DFS VFS चीज़ें हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।